ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलता है, लेकिन बस $50 बचाने के चक्कर में उसने एक आदमी से ऐसी फिशिंग बोट किराए पर ले ली जिसमें बहुत सारी दिक्कतें थीं। प्लान ये था कि वीकेंड पर पत्नी और बच्चे के साथ कैरिबियन समंदर की खूबसूरती एंजॉय करेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सस्ती डील उसकी पूरी फैमिली को मौत के बिल्कुल किनारे ला खड़ा करेगी। कहानी की शुरुआत में जैक अपने बेटे को बोट पर बैठाकर समंदर की लहरों के बीच मस्ती कर रहा होता है। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही होती है, हंसी की आवाजें चारों तरफ गूंज रही होती हैं। सब कुछ शांत, सुंदर और परफेक्ट लगता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। तभी जैक की पत्नी को एहसास होता है कि बोट अब काफी दूर निकल चुकी है। किनारे की इमारतें दिखनी बंद हो जाती हैं। उसके मन में घबराहट घर करने लगती है। वो बार बार जैक से वापस लौटने को कहती है। जैक भी बोट मोड़कर वापस जाने ही वाला होता है, तभी उनका बेटा दूर एक छोटे से द्वीप को देख लेता है और जिद करने लगता है कि वहां जाना है, एक्सप्लोर करना है। पत्नी पहले तो साफ मना कर देती है, लेकिन बच्चे की मासूम जिद के आगे आखिरकार झुक जाती है और वे लोग उस द्वीप की ओर बढ़ जाते हैं। यही वो सुनसान वीरान द्वीप होता है जो इस परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। द्वीप पर पहुंचने के बाद जैक अपने बेटे के साथ इधर उधर घूमने लगता है, छोटी छोटी चीजें देखने लगता है, कुछ यादगार के तौर पर साथ ले जाने की सोचता है। उसकी पत्नी बीच पर लेटकर आराम से किताब पढ़ रही होती है। सब कुछ फिर से बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने की तैयारी करते हैं तभी असली मुसीबत सामने आती है। बोट का इंजन किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं होता। जैक बार बार कोशिश करता है, लेकिन इंजन जान ही नहीं पकड़ता। जैक पेशे से डॉक्टर है, उसे मशीनें ठीक करना नहीं आता, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज है। वो गौर करता है कि इंजन की बनावट उसके घर की घास काटने वाली मशीन से काफी मिलती जुलती है। तभी उसे एहसास होता है कि सस्ता लेने का नुकसान कितना भारी पड़ सकता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कैरिबियन का तापमान अचानक गिर जाता है। जैक के परिवार के पास न खाना है न पानी। मोबाइल फोन बेकार हो चुके हैं क्योंकि इस इलाके में नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं। समय बीतने के साथ साथ पत्नी की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो जैक की लापरवाही को कोसने लगती है। जैक बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, पत्नी को संभालता है और अंदर ही अंदर किसी चमत्कार की उम्मीद करता रहता है कि शायद कोई मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें देख ले। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम होती है। इस विशाल समंदर में ये छोटा सा द्वीप धूल के कण जैसा है। किसी गुजरती नाव का इन्हें देख लेना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह हालात और भी खराब हो जाते हैं। बोट अब भी ठीक नहीं हुई होती और उनका बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है। सिर्फ 2 घंटों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है। पहले चेहरा पीला पड़ता है, फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं और बच्चा आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है। डॉक्टर होने के नाते जैक अच्छी तरह जानता है कि बच्चों के लिए डिहाइड्रेशन कितना जानलेवा हो सकता है। हर 1 मिनट की देरी उसके बेटे की जान को और खतरे में डाल रही थी। जैक समझ जाता है कि अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। वो एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेता है। पेड़ों की पत्तियों से बोट पर एक अस्थायी छांव बनाता है, पत्नी और बच्चे को बोट में बैठाता है और खुद बोट के किनारे लटक कर हाथों से पानी में तैरते हुए बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि किसी टूरिस्ट एरिया के पास पहुंच सके और शायद कोई मदद मिल जाए। प्लान अच्छा था, लेकिन शरीर की भी एक हद होती है। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जैक पूरी तरह टूट जाता है, थककर बोट में गिर पड़ता है और पत्नी बच्चे के साथ बेहोश हो जाता है। छोटी सी बोट यूं ही समंदर में भटकती रहती है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बोट एक और सुनसान द्वीप के पास पहुंच चुकी है। सूरज अब भी आग उगल रहा होता है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है, तभी दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव आती दिखाई देती है। जैक की आंखों में जान आ जाती है। वो पत्ते उठाकर पूरी ताकत से लहराता है, चिल्लाता है। इस बार किस्मत मेहरबान होती है। नाव में बैठे 2 मछुआरे जैक और उसके परिवार को देख लेते हैं। वे उन्हें पानी देते हैं, पत्नी और बच्चे की हालत पूछते हैं। जैक को लगता है कि आखिरकार उनकी जान बच गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला है। जैक जल्दी जल्दी अपनी पूरी कहानी बताता है और गुहार लगाता है कि उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले चलें। शुरुआत में मछुआरा शियाओ फेई आसानी से मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को अपने साथी के हवाले करता है और पत्नी को उठाने लगता है, अचानक एक अजीब सी मांग रख देता है। वो कहता है कि वो जैक के परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन इसके बदले उसे कीमत चाहिए। जैक जब पूछता है कितनी, तो जवाब मिलता है $1 मिलियन। जैक के पास सिर्फ $40,000 होते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, बताता है कि उसका बेटा सिर्फ 6 साल का है, लेकिन लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है। बेटे की जान और एक बेहिसाब रकम के बीच जैक फंस जाता है। आखिरकार वो मान जाता है और कहता है कि वो दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा। जैक के इतना कहते ही छोटा कद वाला मछुआरा हामी भर देता है, जैसे सब कुछ मान गया हो। लेकिन जैसे ही जैक का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है,
वो अचानक नाव का चप्पू उठाकर पूरी ताकत से जैक के सिर पर दे मारता है। जैक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वो खुद को उसी मछुआरे की नाव पर बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ देखता है लेकिन उसकी पत्नी और बेटा कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर वो पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है। मछुआरा ठंडे लहजे में बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी सुनसान द्वीप पर हैं और उस द्वीप की लोकेशन सिर्फ उसे और उसके साथी को पता है। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर जैक ने $1 मिलियन नहीं दिए या पुलिस को खबर की तो वो जिंदगी भर अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। उसका साथी, जिसे सब शियाओबाई कहते हैं, पूरी बातचीत के दौरान चुप रहता है। उसकी आंखों में उलझन और अपराध बोध साफ झलकता है, लेकिन वो न तो बीच में रोकता है न ही जैक के लिए जरा सी भी हमदर्दी दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस पूरी फिरौती की कहानी का सिर्फ एक मूक दर्शक हो। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में चुपचाप नाव को शहर की तरफ बढ़ने देना पड़ता है। किनारे पहुंचते ही मछुआरा उसे एक फोन बूथ पर ले जाता है और दोस्तों से पैसे मांगने के लिए मजबूर करता है। परिवार की जान बचाने के लिए जैक कांपती आवाज में एक एक करके फोन करता है। पहले वो मदद की गुजारिश करता है, फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे भीख मांगनी पड़ती है। वो किसी को सही रकम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी भेज दें। शाम होते होते मछुआरा उसे बैंक ले जाता है। खाते की जांच होती है और सामने आता है कि जैक के पास सिर्फ $1,90,000 है। $1 मिलियन से बहुत कम। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। मजबूरी में जैक सौदा करने की कोशिश करता है। मछुआरा कुछ देर सोचकर मान जाता है। जैक तुरंत बैंक काउंटर पर जाकर सारे पैसे एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही मछुआरा जैक को बंदरगाह ले जाता है और उसे अपनी टूटी फूटी नाव चलाने को कहता है ताकि वो उनके पीछे पीछे उस द्वीप तक पहुंच सके और अपनी पत्नी बच्चे को वापस ला सके। जैक के मन में शक होता है, लेकिन परिवार की उम्मीद में वो नाव पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो केबिन में घुसता है, पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। मछुआरा समझाता है और अपने साथी को इशारा करता है कि नाव आगे बढ़ा दी जाए। अब जैक पूरी तरह समझ चुका होता है कि ये लोग कभी भी अपना वादा निभाने वाले नहीं हैं। द्वीप पर लौटने की बात सिर्फ एक और धोखा थी। जैसे ही नाव समंदर के बीचों बीच पहुंचती है, मछुआरे की नीयत और साफ हो जाती है। वो जानबूझकर अपनी नाव की रफ्तार धीमी कर देता है और जैक को पास आने का इशारा करता है, जैसे कोई बात करनी हो। दोनों नावें जैसे ही पास आती हैं, वो अचानक एक नुकीला भाला उठाकर जैक की नाव पर कूद पड़ता है और उस पर हमला कर देता है। उसी पल जैक को समझ आ जाता है कि ये उसे मारकर हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता है। जैक की चीखें सुनकर उसका साथी शियाओबाई आगे बढ़ने को होता है, लेकिन मछुआरा भाले से उसे धमका देता है। डर और अपराध बोध के बीच फंसा शियाओबाई फिर पीछे हट जाता है। मछुआरा जानता था कि अगर जैक जिंदा बच गया तो वो सरकार और पुलिस तक पहुंच सकता है और इसका खामियाजा उसके अपने परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसी डर की वजह से वो हत्या का रास्ता चुनता है। वो जैक की नाव के नीचे छेद कर देता है और बिना एक पल गंवाए अपनी नाव लेकर दूर निकल जाता है। ठंडा समंदर का पानी तेजी से जैक की नाव में भरने लगता है। अगर वो समय रहते बाहर नहीं निकला तो उसकी मौत तय थी। लेकिन पत्नी और बच्चे की याद जैक को हारने नहीं देती। वो केबिन में कुछ भी ढूंढने लगता है जिससे बाहर निकल सके। आखिरकार उसे इंजन का गियर हैंडल मिल जाता है। वो पूरी ताकत से उस हैंडल को कांच पर मारता है, बार बार पूरी जान लगाकर, लेकिन कांच टूटता नहीं। साफ पता चलता है कि मछुआरा पहले से ही सब इंतजाम करके आया था। ये उसका पहला जुर्म नहीं था। आखिरी पल में जैक को एक तरकीब सूझती है। अगर कांच नहीं टूट रहा तो वो दरवाजे के फ्रेम के आसपास की लकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो कांच निकालने में कामयाब हो जाता है और खुद को बचा लेता है। जैसे ही उसकी ताकत जवाब देने लगती है, किस्मत फिर साथ देती है। एक टूरिस्ट बोट वहां से गुजरती है और जैक को देख लेती है। उसकी जान बच जाती है। किनारे पहुंचते ही जैक पुलिस को सारी कहानी बता देता है। अपहरण, फिरौती और जान से मारने की कोशिश तक सब कुछ। वो गिड़गिड़ाकर पुलिस से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर जैक लगभग टूट जाता है। उन्हें लगता है कि जिस द्वीप की वो बात कर रहा है वो कम से कम 150 नॉटिकल माइल दूर है और उसके आसपास सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप हैं। सबको खोजने में हफ्ते लग सकते हैं। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि सिस्टम के भरोसे बैठना मतलब अपने परिवार को मौत के हवाले करना। पुलिस का जवाब सुनकर जैक पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर होने के नाते वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी और बेटा कई दिनों से उस सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं। न उनके पास खाना है न पानी। ऐसे हालात में एक हफ्ता भी जिंदा रह पाना नामुमकिन है। जैक पुलिस प्रमुख से गिड़गिड़ाकर कहता है कि मछुआरे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसका मानना होता है कि उसी के जरिए द्वीप की सही लोकेशन मिल सकती है, लेकिन पुलिस प्रमुख जैक की कहानी पर भरोसा नहीं करता। उसे शक होता है कि जैक जानबूझकर निजी नाव लेकर दूर गया, फिर एक अनजान ऑफशोर अकाउंट में $1,90,000 ट्रांसफर किए। पुलिस को लगने लगता है कि जैक ने ये सब बीमा के पैसों के लालच में किया है और मछुआरा सिर्फ उसकी बनाई हुई कहानी है। जब ये शक
दूतावास तक पहुंचता है तो वे तुरंत जैक के परिवार की तलाश रोक देते हैं और केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल देते हैं ताकि सरकारी संसाधन बर्बाद न हो और टूरिज्म की छवि खराब न हो। पुलिस का शक और सिस्टम की बेरुखी जैक को साफ समझा देती है कि अब कानून के भरोसे बैठना बेकार है। गुस्सा और बेबसी मिलकर उसे एक खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। वो खुद अपने तरीके से अपने परिवार को बचाने का फैसला करता है। पुलिस की नजरों से बचकर जैक एक कैब पकड़ता है और सीधे समुद्री बाजार की तरफ जाता है। वो हर मछुआरे से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ इतने ज्यादा लोग होते हैं कि कोई भी सिर्फ नाम और शक्ल के दम पर उसकी मदद नहीं कर पाता। तभी जैक की नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े पुराने जख्म पर जाती है। उसे याद आता है कि मछुआरे के हाथ पर भी ऐसा ही निशान था। ड्राइवर बताता है कि ऐसे जख्म मछली काटते वक्त आम होते हैं और शहर में सिर्फ एक ही अस्पताल है जहां ऐसे घावों का इलाज किया जाता है। ये सुनते ही जैक ड्राइवर को उसी अस्पताल चलने को कहता है। अस्पताल पहुंचकर जैक बहाना बनाता है कि उसकी टांग का जख्म इन्फेक्ट हो गया है और इमरजेंसी में नाम लिखवा लेता है। इलाज के दौरान वो डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और गुहार लगाता है कि किसी तरह उस मछुआरे की जानकारी मिल जाए। डॉक्टर उसकी हालत पर तरस खाता है, लेकिन साफ कह देता है कि अस्पताल के नियमों के चलते वो किसी भी मरीज की निजी जानकारी नहीं दे सकता। फिर भी इंसानियत के नाते वो चुपचाप मदद करने का फैसला करता है। इलाज खत्म होने के बाद डॉक्टर कमरे का पर्दा खींच देता है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर जैक को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है। जैक तुरंत डॉक्टर का कंप्यूटर खोलता है और मरीजों की फाइलें खंगालने लगता है। कुछ ही देर में उसे वही नाम और पता मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। जाते वक्त वो अपनी जेब में एक छोटा सा सर्जिकल चाकू छुपा लेता है। यही उसका इकलौता हथियार होता है और यही उसके परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। मछुआरे का घर शहर के एक बेहद गरीब और अव्यवस्थित इलाके में होता है। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और गंदगी फैली होती है। जैसे ही जैक वहां पहुंचता है वो देखता है कि एक औरत एक बीमार बच्चे की देखभाल कर रही है। वो औरत बार बार कहती है कि वो उस मछुआरे को नहीं जानती, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बात झूठी साबित कर देती हैं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अंदर आता है वही मछुआरा जो अभी अभी पैसे लेकर लौटा होता है। जैक को देखकर वो चौंक जाता है और अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक कमजोर जरूर होता है, टांग में चोट भी होती है, लेकिन परिवार के लिए लड़ते हुए उसमें गजब की ताकत आ जाती है। वो मछुआरे को जमीन पर दबोच लेता है और सालों से दबा गुस्सा उस पर निकाल देता है। जब मछुआरे की पत्नी ये सब देखती है तो वो मछली मारने वाली बंदूक उठाकर बीच में आ जाती है और दोनों को अलग कर देती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि जैक का बचना नामुमकिन लगता है। तभी मछुआरे की छोटी बेटी कमरे में आ जाती है। अफरा तफरी में जैक बच्ची को पकड़ लेता है और सर्जिकल चाकू उसकी गर्दन के पास रख देता है। वो मछुआरे को हथियार नीचे रखने को मजबूर करता है, लेकिन अगला ही पल सब कुछ बदल देता है। घबराहट में मछुआरे से गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधे उसकी बेटी को लग जाती है। बच्ची वहीं ढेर हो जाती है। ये देखते ही मछुआरा टूट जाता है और बदहवास होकर जैक पर झपट पड़ता है। खुद को बचाने के लिए जैक बिना सोचे समझे चाकू उसकी गर्दन में घोंप देता है। गर्दन की नस कटते ही कुछ ही पलों में मछुआरा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। कमरे में फैले खून और चीख पुकार को देखकर जैक सुन्न हो जाता है। वो अपने परिवार को बचाने आया था, लेकिन अनजाने में एक और तबाही खड़ी हो चुकी थी। अब पूरे मामले का इकलौता गवाह मछुआरे का वही साथी बचता है। जैक बिना वक्त गंवाए सीधे बंदरगाह दफ्तर पहुंचता है और नाव का नंबर देकर उसकी लोकेशन पता करता है। लेकिन जैसे ही उसे जानकारी मिलती है वो देखता है कि पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है और उसे पकड़ने की तैयारी में है। जैक तुरंत बस में चढ़कर वहां से निकल जाता है और बाल बाल बच जाता है। किस्मत का खेल देखिए, उसी बस में मछुआरे का साथी भी मौजूद होता है। जैसे ही वो उतर कर भागता है जैक उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वो उसे द्वीप की लोकेशन बता दे तो वो न उसे नुकसान पहुंचाएगा न पुलिस को बताएगा। साथ ही जैक की आंखों में दर्द, सच्चाई और बेबसी देखता है। उसे अपने की पर शर्म आने लगती है। वो रुककर उसे बताने ही वाला होता है कि तभी सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। भारी घायल हालत में पड़े उस आदमी के पास जैक भागकर पहुंचता है। वो जेब से नक्शा निकालता है और घबराई हुई आवाज में द्वीप की लोकेशन पूछता है। दर्द से तड़पते हुए वो आदमी कांपते हाथों से नक्शे पर सही जगह दिखा देता है और बेहोश हो जाता है। जैक ड्राइवर से उसे अस्पताल ले जाने को कहता है और खुद दौड़ते हुए समंदर किनारे पहुंचता है। वहां कुछ लड़कों से वो जबरदस्ती एक स्पीड बोट ले लेता है और पूरी ताकत से समंदर की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इस हरकत से समुद्री पुलिस का ध्यान उस पर चला जाता है, लेकिन स्पीड बोट की रफ्तार के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। घंटों की यात्रा के बाद जैक आखिरकार उस सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। वो बोट से कूदकर पत्नी और बेटे के नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। निराशा के उस पल में उसे रेत पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता है। वहां उसकी पत्नी बेहोश पड़ी होती है, सांसें बहुत धीमी होती हैं। उसका बेटा जमीन पर
नीला पड़ चुका होता है, उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं, लेकिन जैक हार नहीं मानता। रोते हुए वो बच्चे को CPR देना शुरू करता है। पसीने और आंसुओं में भीगते हुए उसके हाथ थक जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। हर सेकंड उसके बेटे के लिए एक दुआ बन जाता है। तभी अचानक बच्चा खांसता है और उसकी सांसें लौट आती हैं। जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। वो पहले बेटे को बोट में ले जाता है, फिर पत्नी को लेने वापस आता है, लेकिन लगातार थकान, चोट और भावनाओं का बोझ उसके शरीर को जवाब दे देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो रेत पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। एक रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। फिल्म का अंत यहीं होता है। ये नहीं बताया जाता कि जैक को उसके किए की सजा मिलती है या नहीं। कहानी कानून से नहीं, बल्कि एक पिता की जिद, प्यार और इंसानी हदों से आगे जाने की कहानी बनकर खत्म होती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम की बेरुखी, पैसे की भूख और इंसान की लालच जिंदगियां तबाह कर सकती है, लेकिन उसी अंधेरे में ये भी सिखाती है कि प्यार और हिम्मत ही वो ताकत है जो इंसान को सबसे बड़े नर्क से भी बाहर निकाल सकती है।